गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट को हटाकर हमने इंफॉर्मेटिव फॉर्मेट को रखा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम जिस क्वेश्चन के जितने हिस्से को एमसीक्यू में बनाते हैं उससे थोड़ा सा अलग हिस्सा एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाता है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे बदलते समय में पेपर बनते जा रहे हैं उसमें आपको इन्फॉर्मेटिव फॉर्मेट ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसके बाद एमसीक्यू लगाना चाहिए। तो कम से कम अगर आपने जनवरी की इन्फॉर्मेटिव पढ़ी है तो जनवरी से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। और आप देखिएगा, आपको फील भी होगा इस चीज़ को। जैसे पहली इन्फॉर्मेशन है कि तमिलनाडु ने इंट्रोड्यूस किया है एक प्रोग्राम जिसका नाम है उंगेली थेडी उंगल ओरिल। अब इसका अर्थ भी देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये अर्थ जो है किस राज्य के प्रोग्राम से रिलेटेड है, तो वो राज्य भी पूछा जा सकता है, तमिलनाडु भी पूछा जा सकता है, उंगेली थेडी उंगेली ओरिल भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसका अर्थ है लुक कम लुक फॉर यू इन योर विलेज, आपके गांव में आपकी देख रेख के लिए। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस है। उंगेली थेडी उंगेली ओरिल कहाँ हुआ? दैट इज़ इन तमिलनाडु। इसके बाद दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि केन्या ने डिस्कवरी की है कोल्टन की पहली बार। कोल्टन जो एक मिनरल है, इसका शॉर्ट फॉर्म है कोलम्बाइट टेंटालाइट, और ये नियोबियम और टेंटियम से मिलके बना है। और ये किस देश में पाया गया है? केन्या में। तो क्वेश्चन बन सकता है कोल्टन विच हैज़ बीन ए वैल्यूएबल मिनरल शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोलम्बाइट टेंटालाइट हैज़ बीन फाउंड इन विच कंट्री? तो केन्या में। कोल्टन हैज़ बीन इन न्यूज रिसेंटली, इट इज़ ए ड्रोन मिसाइल मिनरल। इस तरीके से ऑप्शन बन सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने एक रिपोर्ट जारी की है, इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट, जिसमें इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड चाइना को पीछे कर देगी अलॉन्ग विद द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोथ रेट 2026 तक। तो यहाँ से फिर से क्वेश्चन बन जाएगा कि चाइना को भारत इलेक्ट्रिसिटी में कब पीछे करेगा डिमांड और ग्रोथ में? तो 2026 तक। इसके अलावा जो आपकी वो है ग्रोथ रेट है, डिमांड ग्रोथ रेट, वो 6.5% 2024-26 में एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट रहेगी। ये तीन चीज़ें हैं, 6.5% है, 2026 है, चाइना है, IEA जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसके रिगार्डिंग है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो मस्कट है 2024 खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, उसका नाम है शी ने शी, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में शान बोला गया है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में शान बोला गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुए हैं या कहाँ होंगे? तो हुए हैं 2020 से लेके अब तक JNK में, और जो होने वाले हैं वो 2 से 6 फरवरी लद्दाख में होंगे, और उसके बाद 21 से 25 फरवरी 2 लेग्स में होंगे ये। तो लद्दाख में भी होंगे और JNK में भी होंगे। तो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आए खेलो इंडिया विंटर गेम्स विल टेक प्लेस इन लद्दाख एंड JNK, ऑप्शन A एंड B, तो यहाँ पे ऑप्शन A एंड B आपको करेक्ट लगाना होगा। अगला है यूनियन मिनिस्टर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने एक नेशन वाइड स्नो लियोपोल्ड पॉपुलेशन असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। इसका नाम भी पूछ सकते हैं, SRSLIA कह सकते हैं, या स्टेटस रिपोर्ट ऑफ स्नो लियोपार्ड्स इन इंडिया, ये इसका नाम है। इसमें 718 स्नो लियोपार्ड का सर्वे किया गया है, असेसमेंट किया गया है, जो टोटल लियोपार्ड्स का लगभग 70% है। और जो स्टेट वाइज जिनका सर्वे किया गया है जिन स्टेट्स का, उसमें सबसे ज़्यादा लद्दाख में 477 है, उसमें सबसे ज़्यादा आपके लद्दाख में 477 है, उत्तराखंड में 124 है, हिमाचल में 51 है, अरुणाचल में 36 है, और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 9 है। तो 718 स्नो लियोपार्ड के सर्वे में सबसे ज़्यादा लद्दाख में 477 हैं और JNK में 9 है। फिर से लद्दाख और JNK चर्चा में आ गया। इंडिया हैज़ नॉमिनेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नॉमिनेट किया है 2024-25 में। नॉमिनेशन मांगे जाते हैं हर कंट्री से, तो इंडिया ने जो नॉमिनेशन किया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया को किया है। इसमें जो 12 साइट्स हैं महाराष्ट्र की, उनको ये दिखाया गया है कि ये मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ की स्ट्रेटेजी को शोकेस करती हैं मराठा एम्पायर के 17 से 19 सेंचुरी के बीच। इसमें 12 में से 8 फोर्ट हैं, शिवनेरी, रायगढ़, पंचाला, सिंधुगढ़ जैसे इसमें प्रमुख नाम हैं, और ये प्रोटेक्ट और मेंटेन किए जा रहे हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा,
जबकि बाकी जो 4 हैं सल्हर, राजगढ़, कंधेरी और प्रतापगढ़, ये कंजर्व किए जा रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम के द्वारा। तो ये याद रखना है कि 12 फोर्ट हैं। एक चीज़, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया किस में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस ईयर में 2024-25 के लिए नॉमिनेट किए गए हैं, अभी शामिल नहीं हुए हैं। इसके बाद अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। द इनॉग्रल इंडिया सऊदी अरबिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सादा तानसेक। अब सादा से तो आप दिमाग में रख सकते हैं कि सऊदी होगा, तानसेक तानसेन भारत से संबंधित था, तो ऐसे याद कर सकते हैं। सादा तानसेक जो है इंडिया सऊदी अरबिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कहाँ आकर की है, राजस्थान में 29 जनवरी को आकर की है। या जनवरी करंट अफेयर्स जब इन्फॉर्मेटिव होगी तब शायद नहीं हुई होगी उस हिसाब से, लेकिन 29 जनवरी को राजस्थान में। और ये कब तक चलेगी, 10 फरवरी तक चलेगी। कहाँ आकर हुई है, राजस्थान में। नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रिक पोर्टल, नमस्ते पोर्टल, इससे रिलेट करके कोई इन्फॉर्मेटिव बात कही गई है जिसमें करंट अफेयर रिसेंट की महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नमस्ते पोर्टल को इम्प्लीमेंट करने संबंधी कोई बात हुई है जिसको प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने छापा था, पीआईबी ने। आप ये बात जब आप पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं कि सर करंट अफेयर 17 या 22 की या 19 की कैसे आती है, नहीं आती है 17, 19, 22 की। एक्चुअली में उस करंट अफेयर से रिलेटेड कोई इंसिडेंट रिसेंट में अकर की हुई होती है, तो जब वो रिसेंट में अकर की होती है उसमें कुछ ऐसा वर्जन होता ही नहीं है कि कुछ पूछा जाए, तो वो पास्ट में उससे रिलेटेड प्रोग्राम की जानकारी वो पूछ लेते हैं। नमस्ते पोर्टल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नरेंद्र मोदी जी ने बोली थी संसद में, उसको प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने कोड किया, लेकिन उससे कोई ऐसा क्वेश्चन निकलता नहीं दिखा, तो उससे ये क्वेश्चन स्टैटिक बनेगा ही बनेगा और बन भी रहा है। तो ये याद रखना है कि नमस्ते पोर्टल 17 अक्टूबर 2017 को लॉन्च हुआ था, जो कि सेकेंड आयुर्वेदा डे भी है। आयुर्वेद दिवस यानी 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, यहाँ से ये निर्धारित हो गया। और दूसरे आयुर्वेद दिवस को नमस्ते पोर्टल लॉन्च किया। नमस्ते पोर्टल का फुल फॉर्म है नेशनल आयुष मोर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जब आप पेपर दे रहे हैं 2024 में। 2017 का क्वेश्चन कैसे आ गया, ऐसे आता है क्वेश्चन, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये मैंने डायरेक्टली पीआईबी के सोर्सेज से, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू के सोर्सेज से ये चीज़ें निकाली हैं, मैं कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं किया हूँ ज़्यादा। इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड 6 की सेक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स, मैरीन एंड एग्रीकल्चर, टॉयज एंड फार्मेटिकल्स। ये 6 की सेक्टर्स इंडिया ने आइडेंटिफाई किए हैं जो कंट्री को हेल्प कर सकते हैं 70% ऑफ इट्स 1 ट्रिलियन गुड्स एक्सपोर्ट टारगेट बाय फिस्कल ईयर 2030। ये क्वेश्चन बन सकता है 2 फॉर्मेट में। एक तो किस ईयर तक 70% ऑफ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो डॉलर है वो अचीव होगी, तो 2030 तक। इसमें कितने सेक्टर्स शामिल हैं, तो ये 6 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, मैरीन, एग्रीकल्चर, टॉयज एंड फार्मास्यूटिकल्स। इनमें कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है, 4 ऑप्शन में दे के इससे 3 उठा लिए, 1 हटा दिया, तो ये बात भी समझने योग्य हो सकता है। आपको अच्छा लग रहा होगा, मतलब इट्स अ बीइंग कि किस तरीके से चीज़ें मैनिपुलेट होती हैं क्वेश्चन में। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड 30 सिटीज ऑफ रिलीजियस, हिस्टोरिकल एंड टूरिज्म सिग्निफिकेंस। 30 सिटी को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे बेगिंग करते हैं बच्चे, बूढ़े, सब तरीके के लोग बेगिंग करते हैं, उनको हटाना है। ये विचार मेरे मन में बहुत दिनों से था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो बेगिंग होती है इसको बंद किया जाए, इन लोगों को कुछ शेल्टर होम्स दिए जाएँ, इनकी कुछ पढ़ाई लिखाई की जाए। बहुत ख़राब लगता है जब आप किसी सिटी में जाएँ और अचानक से ट्रैफिक पे हर जगह। तो 30 सिटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिकअप किया है, इनको फ्री ऑफ बेगरी बनाना है 2026 तक, और अगले 2 सालों में सिटी की संख्या बढ़ेगी। और इसके लिए एक स्कीम बनाई गई है, दैट इज नेम इज स्माइल। इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट एम्पावरमेंट के द्वारा है। अब ये भी क्वेश्चन तैयार रखा है आपका कि स्माइल जो है ये कब लॉन्च हुई, तो 12 फरवरी 2022 को लॉन्च हुई। कितना बजट दिया गया, 365 करोड़। कब से कब तक, 21-22 से 25-26 तक। यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, एसएससी जेई का इसमें स्टेटमेंट भी बन सकता है। स्माइल का फुल फॉर्म आपको पता ही है, और किस मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है।
जादुंग विलेज उत्तरकाशी का एबेंडन्ड किया गया है आफ्टर, जो एबेंडन्ड किया गया था मतलब छोड़ दिया गया था 1962 इंडिया चाइना वार के बाद, उसको दोबारा से रीस्टेब्लिशमेंट, रिहेबिलेट किया जाए, रिबिल्ड किया जाए, लोग उसमें आके रहें, इसके लिए सरकार ने कदम उठाया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। जादुंग विलेज है जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, इंडिया चाइना बॉर्डर के पास है। उसको 1962 के बाद से वो डिस्प्यूट की वजह से खाली है, उसको दोबारा रिहेबिलेट किया जाएगा और टूरिज्म के सेंस में इसको क्रिएट किया जाएगा। उत्तरकाशी जादुंग विलेज, उत्तरकाशी अपने आप में उत्तराखंड में है, तो इससे क्वेश्चन आप समझ सकते हैं जादुंग विलेज कहाँ है, उत्तराखंड में है। जादुंग विलेज उत्तराखंड के किस जिले में है, उत्तरकाशी में है। जादुंग विलेज किस बॉर्डर से रिलेटेड है, इंडिया चाइना बॉर्डर से रिलेटेड। इस तरीके से नीतीश कुमार से रिलेट करके जो खबर है उसमें अच्छे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उनको हमने शामिल किया। नीतीश कुमार ने बिल्कुल इनिशियली में समता पार्टी से संबंध रखते हैं। समता पार्टी में नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडीज ने इसको फाउंड किया था। समता पार्टी को नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडीज ने फाउंड किया था 1994 में, और नीतीश कुमार 1996 में एमपी बने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसके बाद 2000 में ये 7 दिन के सीएम रहे थे। 17 साल सीएम रहे हैं, लेकिन 9 टर्म्स इनके हुए हैं। नॉर्मली सीएम 5 साल 3 साल भी रहे तो 9 तियां 27 साल रहेगा, लेकिन ये 2 साल 1 साल में ही खुद को सीएम से सीएम बदल लेते रहे, दूसरी पार्टियां बदलती रहीं। नीतीश से ज़्यादा बार कौन लोग सीएम हैं जो इनसे ज़्यादा बार हैं, वो एक पवन चामलिंग हैं और नवीन पटनायक। 23 वर्ष नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के। पवन चामलिंग 24 वर्ष रहे हैं। अब ये आपको बताना है कि पवन चामलिंग कहाँ के हैं, नागालैंड के हैं, मेघालय के हैं, मणिपुर के हैं, मिजोरम के हैं। हम लोग इन राज्यों के विषय में बहुत कम इन्फॉर्मेशन रखते हैं और देश भी इन राज्यों के प्रति बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप जाएंगे इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन 7 राज्यों के प्रति अगर सही से देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा आउटसाइड बाउंड्रीज से घिरे हुए हैं और इनके प्रति बहुत मेजर ध्यान जाना चाहिए। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इनमें एक से एक लोग हैं ऐसे, जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन डाला था जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं मिजोरम में, उन्होंने सरकार बनाई हुई है। वो पहले ऐसे आपके एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जिनके ऊपर दल बदल कानून लागू हुआ था। उसका मैंने क्वेश्चन डाला था। अगर पूरा मिजोरम आप पढ़ेंगे तो वो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर वहाँ पे बहुत की रोल अदा किया पूरे के पूरे स्टेट के लिए। चूँकि छोटा स्टेट है इसलिए उतना ध्यान नहीं जाता। खैर, तो यहाँ पे ये याद रखना है कि समता पार्टी जॉर्ज फर्नांडीज जो नीतीश कुमार के द्वारा 1994 में की गई, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप बता ले जाएंगे, नीतीश कुमार ने किससे गठबंधन तोड़ा, किससे गठबंधन जोड़ा, कितनी बार के टर्म हुए, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगी कि इन पे क्वेश्चन अगर बनेगा तो व्यक्ति जानते हुए भी गलती कर जाएगा। इसके बाद है द मिलिट्री रिजाइम्स रूलिंग बुर्किना फासो, माली, नाइजर हैव अनाउंस दैट इमीडिएट विड्रॉल। एक कम्युनिटी है जिसका नाम है इकोवास, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स। इससे 3 देशों ने अपने आप को बाहर किया है, बुर्किना फासो, माली और नाइगर। ये देश पे इस समय मिलिट्री रूल कर रही है, और मिलिट्री रूल कर रही मतलब वहाँ डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार हटा दी गई है। तो इकोवास को कब इस्टेब्लिश किया गया? 1975 में। पहले तो ये 3 देश अलग हुए, एक ये खबर हो गई किससे अलग हुए, इकोवास से हुए। इकोवास कब इस्टेब्लिश हुआ? 28 मई 1975 को इस्टेब्लिश हुआ। उस समय ट्रीटी ऑफ लागोस के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे आपका मिलिट्री ऑपरेशन के तहत ये 3 राज्य हैं, ये कब कब हुए? तो माली 2020 में, बुर्किना फासो 2022 में, नाइजर 2021 में। और इन्होंने एक स्टेट मिलके बनाया है जिसका नाम रखा है साहेल स्टेट। अब साहेल स्टेट क्या है? साहेल अफ्रीका के पश्चिम से पूर्व तक फैला एक क्षेत्र है जो सहारा के रेगिस्तान को दक्षिण के घास के मैदानों से पृथक करता है। साहेल पट्टी की लंबाई 3862 किलोमीटर है और ये अटलांटिक सागर से लेकर लाल सागर तक फैली हुई है। और इसमें
प्रमुख रूप से जो देश आते हैं वो ये तीनों तो हैं ही, इसके अलावा नाइजीरिया, चाड, सूडान, इरिट्रिया, सेनेगल, मैरातानिया। तो ये एक वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेट करके क्वेश्चन क्रिएट होता है कि साहेल पट्टी क्या है, साहेल स्टेट क्या है। और तो एक हमने पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो इस तरीके से ये साहेल पट्टी है। ये अलग अलग बार इन सब में जो है मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं, यहाँ पे सब सरकार ख़त्म कर दी गई हैं और यहाँ पे सरकार मिलिट्री चला रही है अलग अलग कंट्री में, स्पेशली माली, जिनेवा, नाइजर, बुर्किना फासो और चाड, सूडान। और ये एक पट्टी है जिसके बारे में अभी हमने बात की है। तो ये सब मिल के एक अपना अपना अलग बना लिए हैं, सब मिलिट्री ऑपरेशन में हैं, सारे मिल के बना लिए हैं, इनकी एक अलग रूल रेगुलेशन है। ये सब है, चल रहा है अपने विश्व में। खैर, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज NBFGR ने डिस्कवर की हैं 2 न्यू स्पेसीज कॉन्ग्रेड ईल्स की। और कॉन्ग्रेड ईल्स कहाँ से डिस्कवरी की गई हैं? तमिलनाडु और केरला से। और ईल जो है ये एक फ़िश है, एक प्रकार की फ़िश है। और इसके पहले गल्फ ऑफ मन्नार में एक ईल फाउंड की गई थी जिसका नाम था एरिशमा कन्नाई, और जिसका नाम रखा गया था प्रोफेसर एल कानन से, जो कि अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के आंध्र प्रदेश के बहुत फेमस आपके प्रोफेसर थे। तो गल्फ ऑफ मन्नार में जो नाम है वो एरिशमा कन्नाई है। अभी रिसेंटली जो ईल पाई गई हैं तमिलनाडु और केरला में पाई गई, उनका भी कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इन्फो है। इसके बाद अगर बात की जाए, इनसैट 3DS एक सैटेलाइट है जो डिजाइन किया गया है इनसैट 3D और 3DR स्पेसक्राफ्ट को मिला के। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसरो की इनसैट सिस्टम की कैपेबिलिटीज को इन्हांस करना, जो वेदर मॉनिटरिंग और डिजास्टर फोर वार्निंग से संबंधित है। और इसको मिल के इस फंड को जॉइंटली जो रियलाइज्ड किया गया है वो इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा किया गया है। इसका वजन है सैटेलाइट का 2275 और ये लिफ्ट किया जाएगा GSLV F-14 से। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 3DS बाई किसके? इसरो एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। किसके द्वारा लिफ्ट किया जाएगा? GSLV F-14 के द्वारा। कितना वजन है? 2275। और वर्क क्या है? वेदर मॉनिटरिंग और डिजास्टर फोर वार्निंग। तो इस तरीके से ये थी। अभी कम से कम इसमें 25 से 30 ऐसी करंट अफेयर्स और हैं जनवरी में जो आपको इसी तरीके से पढ़नी होंगी। उनको नेक्स्ट वीडियो में कंबाइन करेंगे। वक्त लगता है इन चीज़ों को करने में, ये ऐसी नहीं है कि रफली उठाया कहीं से रख दिया। तो टाइम टेकिंग है, क्योंकि जो MCQ फॉर्मेट आप पढ़ते हैं उसमें कुछ हिस्सा छूटता चला जाता है और वो एक स्पेस दे देता है एक नए क्वेश्चन को और आपके लिए कन्फ्यूजन करने को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।